आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 24 से 30 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है हाल ही में 30वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई है। तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 वीर सावरकर खेल परिसर अहमदाबाद गुजरात में आयोजित की गई है। ठीक है, याद रखेंगे, वीर सावरकर खेल परिसर अहमदाबाद गुजरात। अब देखिए, हम देखेंगे कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 यह चैंपियनशिप अहमदाबाद में आयोजित एक वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता थी जो 24 से 30 अगस्त 2025 तक हुई। आगे, तो यह चैंपियनशिप 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण क्वालिफाइंग प्रतियोगिता थी। ठीक है, इस प्रतियोगिता में जूनियर, यूथ और सीनियर वर्ग के वेट लिफ्टर्स ने भाग लिया। ठीक है, 3 श्रेणियों में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। आगे, तो इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 40 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 40 पदकों में 27 गोल्ड, 10 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए, इस पदक तालिका में शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं। तो इस पदक तालिका में शीर्ष 5 देश हैं। पहले नंबर पर है भारत, नाइजीरिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया और सामोआ। इस तरीके से ये शीर्ष 5 देश हैं। ठीक है, पहले नंबर पर भारत है, दूसरे पर नाइजीरिया, ऐसे ही आगे। चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए कि सीनियर श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीयों ने, जो भारतीय वेट लिफ्टर हैं सीनियर श्रेणी के, ऐसे वेट लिफ्टर जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, उन्होंने ग्लासगो स्कॉटलैंड 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो सीनियर श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो 4 लोगों ने सीनियर श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है भारत की ओर से। तो कौन कौन है। तो पहले नंबर पर है ऋषिकांत सिंह, फिर है अजीत नारायण, फिर अजय बाबू बल्लूरी और मीराबाई चानू। इन चारों ने सीनियर श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है और ग्लासगो स्कॉटलैंड 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है इन्होंने। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किस केंद्रीय सुरक्षा बल ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिला कमांडो इकाई शुरू की है। तो किस केंद्रीय सुरक्षा बल ने। तो वह है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिला कमांडो इकाई शुरू की है। ठीक है, अब देखिए, इसके बारे में हम देखेंगे। तो CISF की पहली महिला कमांडो यूनिट का प्रशिक्षण मध्य प्रदेश के बरवाहा खरगोन स्थित CISF के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ। यह 8 सप्ताह का कमांडो कोर्स है जो महिला सुरक्षा कर्मियों को उच्च सुरक्षा वाले प्रतिष्ठानों और संयंत्रों में त्वरित प्रक्रिया दल यानी कि QRT और विशेष कार्यबल की भूमिकाओं के लिए तैयार करेगा। ठीक है, तो यह महिला सुरक्षा कर्मियों के लिए एक 8 सप्ताह का कमांडो कोर्स है और यह कहाँ किया जा रहा है। तो यह किया गया है हाल ही में बरवाहा खरगोन जिले में स्थित है CISF के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन
डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी। तो ये है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025, इसके पहले संस्करण का आयोजन 21 से 30 अगस्त तक श्रीनगर की प्रतिष्ठित डल झील में किया गया है। अब इस फेस्टिवल में, स्पोर्ट फेस्टिवल में प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, जिसने 18 पदक जीते हैं। 18 पदक में देखिए 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। दूसरे नंबर पर है उड़ीसा, जिसने 10 पदक जीते हैं। और तीसरे नंबर पर है केरल 7 पदकों के साथ। और इस वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था हिमालयन किंग फिशर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में अंडर 21 और अंडर 18 दोनों टीम खिताब जीते हैं? तो अंडर 21 और अंडर 18 दोनों टीम खिताब किसने जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं। ठीक है, तो भारत की, अब देखिए इसके बारे में देखेंगे, भारत की कंपाउंड पुरुष अंडर 21 टीम ने जर्मनी को हराकर अपना जूनियर विश्व खिताब जीता है। ठीक है, और ऐसे ही भारत की कंपाउंड पुरुष 18 टीम ने भी अमेरिका को हराकर टीम खिताब जीता है। चलिए आगे। 2025 में 19वें संस्करण का आयोजन 17 से 25 अगस्त तक कनाडा के विन्नीपेग में आयोजित किया गया था। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 का जो 19वां संस्करण था, इसका आयोजन कनाडा के विन्नीपेग में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले क्रिकेटर कौन है? तो हाल ही में चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। चेतेश्वर पुजारा, तो पूछ सकता है कि चेतेश्वर पुजारा कहाँ से हैं? तो चेतेश्वर पुजारा का देखिए जन्म हुआ था 25 जनवरी 1988 को, और यह राजकोट गुजरात से हैं। ठीक है, इनके करियर के बारे में, तो इन्होंने 5 ओडीआई मैच खेले हैं और 103 टेस्ट मैच खेले हैं, और इन्होंने कोई भी T20 नहीं खेला हुआ है। ठीक है, और आगे देखेंगे तो इन्होंने 2010 में पदार्पण किया और अंतिम टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में खेला था इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द ओवल में। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में फिजी देश के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने भारत की 3 दिवसीय यात्रा की है। फिजी की राजधानी क्या है? ठीक है, तो फिजी के प्रधानमंत्री भारत आए, इन्होंने भारत की यात्रा की थी। तो फिजी की राजधानी क्या है? तो फिजी की राजधानी है सुबा। अब देखिए फिजी के बारे में जानते हैं। तो फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में 322 से अधिक द्वीपों और 540 छोटे टापुओं से बना एक द्वीप राष्ट्र है, और इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर सुबा है। ठीक है, इसकी आधिकारिक भाषाएं, तो आधिकारिक भाषाओं में देखिए अंग्रेजी, फिजी और फिजी हिंदी है। तो सबसे ऊंचा पर्वत फिजी का, तो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मावी, 1324 मीटर ऊंचा। आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर, तो इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर है ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, ज्यूरिख। अब IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 5 सबसे स्मार्ट शहर कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है ओस्लो, यह नॉर्वे में है।
तीसरे नंबर पर है जिनेवा, ये स्विट्जरलैंड में है। चौथे नंबर पर है दुबई और पांचवें नंबर पर है आबू धाबी। ठीक है, अब देखिए इस इंडेक्स में टॉप 100 में कोई भी भारतीय शहर शामिल नहीं है। टॉप 100 से तो देखिए भारतीय शहर इस सूची में शीर्ष 100 से बाहर हैं। ठीक है, तो भारतीय शहरों की देखिए कितने नंबर पर है, तो भारतीय शहरों में दिल्ली 104 पर है, मुंबई 106 पर है और हैदराबाद 109 पर, बेंगलुरु 110 पर है। आईएमडी का मतलब क्या है, तो आईएमडी का मतलब है कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में चर्चा में रहा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास के मुख्य आयोजक देश कौन कौन से हैं। तो सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास अमेरिका और इंडोनेशिया द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास के बारे में जानेंगे हम। तो सुपर गरुड़ शील्ड एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। यह एक वार्षिक अभ्यास है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के सहयोग से आयोजित किया जाता है। ठीक है, हाल ही में सुपर गरुड़ शील्ड 2025 का उद्घाटन 25 अगस्त 2025 को जकार्ता में शुरू हुआ। इसमें कई अन्य देशों की सेनाओं ने भाग लिया और भारत देश भी इस अभ्यास में शामिल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है जिससे कुल 34 न्यायाधीशों की पूरी संख्या कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। तो अब हम जानेंगे थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है और यह नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई कौन है, तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि वी.आर. गवई। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, तो भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है 25। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। 2024 के फिल्म फेयर पुरस्कार का आयोजन भी गुजरात में ही किया गया था। ठीक है, और 2025 में भी यानी कि लगातार दूसरे वर्ष फिल्म फेयर पुरस्कार का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। तो देखिए चलिए देखते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 जो कि 17वां संस्करण है, तो 2025 के फिल्म फेयर पुरस्कार का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया जाएगा और फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। ठीक है, आगे फिल्म फेयर पुरस्कार क्या होते हैं, तो देखिए फिल्म फेयर पुरस्कार द टाइम्स ग्रुप द्वारा फिल्म उद्योग में कलाकारों और तकनीशियनों के असाधारण योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल प्रदान किए जाते हैं और इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है।
चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो यह दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में उनकी जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था, इसीलिए 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के भारतीय खेलों में अपार योगदान को याद करता है। 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय क्या है? तो 2025 का विषय है कि 1 घंटा खेल के मैदान में। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल से संन्यास ले लिया है? किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में आईपीएल से संन्यास लिया है? तो रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने 27 अगस्त 2025 को इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास ले लिया है, जबकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास 18 दिसंबर 2024 को ही ले लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की किस कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ 15 वर्षीय एलएनजी आपूर्ति समझौता किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात की कौन सी कंपनी है? तो वह है आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ 15 वर्ष के लिए समझौता किया है एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिए। इस समझौते के तहत 15 वर्षों तक आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी द्वारा भारत को लिक्विड नेचुरल गैस की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक्स्ट्रा जानकारी देखेंगे। तो इस समझौते के तहत आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है कि कम कार्बन वाली रुवाइस एलएनजी परियोजना से प्रतिवर्ष 10 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस को भारत भर के बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है हाल ही में सुरु समर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सुरु समर महोत्सव लद्दाख की सुरु घाटी में इसका आयोजन किया गया है। तो सुरु समर महोत्सव सुरु घाटी के नाम पर ही यह महोत्सव है, सुरु समर महोत्सव। ठीक है, तो यह लद्दाख की सुरु घाटी में ही आयोजित किया जाता है। लद्दाख का सुरु घाटी समर महोत्सव हाल ही में 26 अगस्त 2025 को शुरू किया गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करना है। आगे, यह अगस्त की पहली बर्फबारी के साथ शुरू हुआ, जो इसे एक शानदार बर्फ महोत्सव में बदल देता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है हाल ही में दूसरे ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दूसरे ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, तो देखिए हम समझेंगे ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिए ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव एक ऐसा सम्मेलन है जो आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य आध्यात्मिक पर्यटन के विकास के लिए बुनियादी ढांचे और डिजिटल नवाचार, आर्थिक प्रभाव और रणनीतिक उद्योग पर चर्चा करना है। ठीक है, और साथ ही सिंहस्थ 2028 की तैयारी पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट
कहाँ शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि ऑप्टिमस इंफ्राकॉम ने, तो देखिए इस प्लांट का स्वामित्व किसके पास है? तो यह ऑप्टिमस इंफ्राकॉम के पास है। तो ऑप्टिमस इंफ्राकॉम ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र को शुरू किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 30 अगस्त 2025 को नोएडा में इस संयंत्र का उद्घाटन किया है। चलिए आगे देखेंगे। तो टेम्पर्ड या टफन्ड ग्लास क्या होते हैं? तो टेम्पर्ड ग्लास एक प्रकार का सेफ्टी ग्लास है जिसे नियंत्रित ताप या रासायनिक उपचारों द्वारा संसाधित किया जाता है ताकि सामान्य ग्लास की तुलना में इसकी मजबूती बढ़ाई जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में नुआखाई महोत्सव चर्चा में रहा है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए नुआखाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा से संबंधित है, यानी कि नुआखाई महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि नुआखाई एक पारंपरिक महोत्सव है जो पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है, जो इसके सांस्कृतिक महत्व को और भी बढ़ाता है। देखिए इस दिन किसान कृतज्ञता के भाव से देवताओं को मौसम का पहला अनाज समर्पित करते हैं। पहला अनाज यानी कि नया अनाज देवताओं को समर्पित करते हैं और भविष्य की फसलों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। लोग नए चावल खाकर यह उत्सव मनाते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे। तो देखिए नुआखाई महोत्सव है, तो नुआखाई दो शब्दों से मिलकर बना है, नुआ और खाई। तो नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन या खाना। तो कुल मिलाकर नुआखाई का मतलब होता है नया खाना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो भारत देश ने SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जानकारी देखेंगे। तो भारत ने थिम्पू के, यानी कि भूटान की राजधानी थिम्पू के चांगलिमथांग स्टेडियम में नेपाल को 5-0 से हराकर 2025 का SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। ठीक है, SAFF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SAFF का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन है? तो देखिए अभी जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया है यह 2024 का ही है, जो अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो इस सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो शीर्ष पर है महाराष्ट्र। ठीक है, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता पर नज़र रखने और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 जारी किया है। तो 2024 में जो सूचकांक जारी किया, 2024 का राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है, यह 6वां संस्करण है। ठीक है, इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, तो देखिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा। आगे यह सूचकांक राज्यों की प्रगति को ट्रैक करने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए प्रेरित करने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा व जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में भारत की पहली रोबोटिक लेज़र मोतियाबिंद सर्जरी कहाँ की गई है?
तो भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी तो यह की गई है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली में। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली में पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की गई है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इस सर्जरी में एआई अडेप्टिव प्रणाली और एलए अडेप्टिव मोतियाबिंद उपचार प्रणाली का उपयोग करने वाला आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल भारत का पहला सरकारी संस्थान और दक्षिण एशिया का दूसरा सरकारी संस्थान है। ठीक है, आगे AHRR यानी कि आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नेत्र विज्ञान विभाग ने फ्लैक्स के साथ रोबोटिक ब्लेडलेस कंप्यूटर निर्देशित शल्य चिकित्सा में प्रवेश किया है। यदि आप देखिए करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, आगे हाल ही में आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? ठीक है, ये मनाया जाएगा तो यह 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस। देखिए एक्स्ट्रा जानकारी देखेंगे कि आयुर्वेद दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, यह परिवर्तन 2025 से लागू हुआ है क्योंकि इससे पहले यह धनतेरस यानी कि धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता था, लेकिन अब एक निश्चित तिथि को निर्धारित की गई है। पहले आयुर्वेद दिवस धनतेरस को मनाया जाता था, लेकिन अब यह फिक्स यानी कि 23 सितंबर को ही मनाया जाएगा। 2025 के आयुर्वेद दिवस का विषय क्या है? तो लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य पर केंद्रित। आगे दिया हुआ है कि अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन मिस्र में किया गया है 28 से 10 सितंबर 2025 तक। ठीक है, तो अभ्यास ब्राइट स्टार यह 1980 में मिस्र और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। अब यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। पहले यह द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। अभ्यास ब्राइट स्टार शुरुआत इसकी हुई थी मिस्र और अमेरिका के बीच। ठीक है, लेकिन अब यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, और इस अभ्यास में भारत भी भाग लेता है और भारत ने अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 के लिए 700 से अधिक सैनिकों को मिस्र भेजा है। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में विश्व झील दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व झील दिवस मनाया गया है 27 अगस्त को। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में झीलों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 अगस्त को विश्व झील दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, झीलों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 अगस्त को, ठीक है, 2024 में घोषणा की थी। तो 2025 में विश्व झील दिवस पहली बार मनाया गया है। तो विश्व झील दिवस का पहला संस्करण है 2025 में, और इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है झीलें हमारे ग्रह की जीवन रेखा। याद रखेंगे क्योंकि यह पहली बार मनाया गया है तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 2025 का विषय है झीलें हमारे ग्रह की जीवन रेखा। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो यह आयोजन किया जाएगा गोवा, भारत में। तो फाइड शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक गोवा, भारत में होगा। इसमें 90 से अधिक देशों के 206 खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है, तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा और 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। यह विश्व कप है, द्विवार्षिक नॉकआउट टूर्नामेंट है जिसमें दुनिया के अधिकांश शीर्ष खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होते हैं? तो देखिए, नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब है कि यह एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जहां मैचअप में हारने वाला खिलाड़ी तुरंत टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। ठीक है, यानी कि यदि ए और बी के बीच में मैच है, यदि इनमें से बी हार गया है तो यह बी हारते ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसी नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप वीडियो में क्या सुधार चाहते हैं। धन्यवाद।